हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 2025 के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी सारे बच्चों को डाउट्स था फॉर्म फिल होने में, लेकिन वो धीरे धीरे अब डाउट्स क्लियर हो रहे हैं जैसे जैसे बच्चे फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो अब बारी है क्लासेस स्टार्ट करने की। काफ़ी डिमांड थी कि क्लासेस लेकर आओ, PYQ MCQ, है ना, अलग अलग बच्चे बोल रहे थे कि ये चाहिए वो चाहिए, सारी चीज़ें थी। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से अपनी क्लासेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं लेकर आई हूँ PYQs, मैंने मिक्स कर दिया है। देखो, क्लासेस लाने का कोई मतलब नहीं था जब तक आप PYQs आपको नहीं पता हो कि किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में, है ना। PYQs से आपको आइडिया होगा, और ये PYQs से PYQs नहीं होंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे, एक्सप्लेन भी किया जाएगा। और जिस टॉपिक से वो PYQ आया है वो टॉपिक उसी टाइम में आपको पूरा कवर करवा दूंगी। तो ये आपका साथ में स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाएगा। और पहले मैंने सोचा था कि पूरा 200 क्वेश्चन का जो पूरा पेपर आता है वो एक क्लास में एक बार मैं सॉल्व करवा दूं, लेकिन वो सबको काम नहीं आएगा। इसलिए मुझे 1-2 दिन ज़्यादा लग गए इसको छाँटने में, अलग अलग सॉर्ट करने में। तो अब ये क्लासेस कैसी रहेगी, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जो ज़रूरी है सिर्फ उतना पढ़ेंगे। लंबे लंबी मैराथन्स नहीं होगी। इसको आप आराम से देख सकते हो, खाना खाते खाते देख लो, ब्रेकफास्ट करते हुए देख लो, कहीं पर भी देख सकते हो। छोटे छोटे सेक्शन होंगे, क्लासेस होंगी, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो क्वेश्चन होंगे। और जैसे कि पार्ट ए यहाँ पर मैं बताती हूँ, और ये जो है ना, ये वाली क्लास सभी पोस्ट के लिए कॉमन होने वाली है, चाहे आपका कोई भी हो। तो देखो, पेपर का पैटर्न क्या है हमारा, 100 मार्क्स का पार्ट ए आएगा, 100 मार्क्स का पार्ट बी आएगा। पार्ट ए सबके लिए कॉमन है, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी। तो इसको भी मैं अलग अलग लेकर आऊँगी। जैसे कि आज के वीडियो में क्या होने वाला है, सामान्य ज्ञान। तो 2024 का ये जो पेपर के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 2024 में जो मध्य प्रदेश में पेपर हुआ था ग्रुप 3 का, उसके क्वेश्चन है ये। और 14 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से पूछे गए थे। कितने थे, 14 क्वेश्चन। तो वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे मैंने अलग अलग सब कुछ सॉर्ट कर लिया है। तो सामान्य ज्ञान फिर मैं ले आऊँगी आपके लिए, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित के कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो आपको जो भी पढ़ना है ना वो आप देख सकते हो, आपको छांटना नहीं पड़ेगा। एक ही वीडियो में अगर सब कुछ मिक्स कर देती ना, पूरा पेपर 2024 का एक साथ, जैसे कि उसमें सारे 100 क्वेश्चन है और पार्ट बी। अब पार्ट बी में अलग अलग सब्जेक्ट है आपका, किसी का केमिस्ट्री है, किसी का बायो है, एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है ढूंढने में कि पूरा लेक्चर कौन देखे अब, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि अलग अलग लेकर आई हो। आपको जो भी देखना है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप उसके अकॉर्डिंग वो लेक्चर देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे PYQ सामान्य ज्ञान के, ठीक है, जनरल नॉलेज के, सभी पोस्ट के लिए कॉमन है ये। तो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हो, है ना। तो देखो, MPESB 2024 का पेपर हुआ था ग्रुप 3 का, सब इंजीनियर सहायक वगैरह, ये जो पढ़ लेना, ये पूरा पेपर था। और टेस्ट की डेट भी है 19 सितंबर 2024 को ये पेपर हुआ था, ठीक है। मैंने जो लास्ट एक वीडियो बनाया था पार्ट बी की तैयारी कहाँ से करें, तो उसमें मैंने काफ़ी सारे टॉपिक बताए थे आपको कि ये टॉपिक इससे पढ़ना है, फिजिक्स में कौन से टॉपिक पढ़ना है, बुक्स बताई थी, सोर्सेज बताए थे कहाँ से पढ़ सकते हो। तो काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने उस वीडियो को। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इसमें ये वाला टॉपिक मिस हो गया, ये टॉपिक छूट गया। तो देखो, आपका ग्रेजुएशन 3 साल का था, 3 साल मतलब आपने 6 सेमेस्टर पढ़े। अब 6 सेमेस्टर की फिजिक्स की 6 बुक्स, मैथ्स की 6 बुक्स, ठीक है, केमिस्ट्री का जो भी सब्जेक्ट आपका रहा हो, है ना। तो कितने सारे टॉपिक्स होते हैं, है ना। और उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, सिलेबस तो डिफाइन किया नहीं है उसमें कि ये टॉपिक आएंगे, उसमें लिखा है ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। तो अब इतना सारा पढ़ना है। तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगा था कि PYQ में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कुछ मिस हो गए हो, कुछ पेपर जो मैंने नहीं देखे हो दूसरे पेपर में पूछे गए हो, वैसा भी हो सकता है ना। तो इसलिए वो प्रॉब्लम आई थी। बाकी हम ये अब PYQ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको और पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और वो टॉपिक भी यहीं पर आपका कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम फटाफट पढ़ेंगे ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। मैराथन्स नहीं है लंबी लंबी कि आपको देखने में आलस आएगा, कभी भी आप देख सकते हो इनको। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर माधव नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लिश। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। तो आपका ये भी डाउट था, देखो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। ये होता है PYQ सॉल्व करने का प्रॉफिट,
आपको डाउट था कि उसमें लिखा है सामान्य ज्ञान, तो एमपी जीके पूछा जाएगा या नहीं जाएगा। अब माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, तो ये मध्य प्रदेश जीके का क्वेश्चन है, मतलब एमपी जीके भी पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादा एमपी जीके ही आता है। तो बताओ माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1958 में। कब हुई थी माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, 1958 में। अब राष्ट्रीय उद्यान जो एमपी के हैं वो सारे एक बार मैं कवर करवा देती हूँ। सबसे पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कहाँ पर है ये, मंडला जिले में मुख्यतः मिलता है ये। विशेषता इसकी है 12 सिंगा मिलते हैं यहाँ पे। कौन सी, ब्रेडरी प्रजाति का, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। स्वाम्प डियर बोलते हैं इसको, कान्हा का रत्न भी कहा जाता है। इसकी प्रसिद्धि क्या है कि एशिया के सबसे सुंदर राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है ये। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1968 में। कहाँ पर है, उमरिया जिला। विशेषता क्या है, बाघों के अधिकतम घनत्व के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघों की डेंसिटी, मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की सबसे ज़्यादा डेंसिटी या घनत्व है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, बांधवगढ़ किला इसी क्षेत्र में है। और कान्हा और बांधवगढ़ दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों नेशनल पार्क्स को जोड़ने के लिए जंगल गलियारा परियोजना है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो मुझे याद आते जाएंगे वो बताती जाऊंगी, जो मैंने नहीं लिखे होंगे तो। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1975 में। स्थान कहाँ पर है, सिवनी और छिंदवाड़ा जिला में। विशेषता क्या है, रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक थी द जंगल बुक, उसका प्रेरणा स्थल यही है, यहीं से उनको प्रेरणा मिली थी, उन्होंने बुक लिखी थी वही वाली, मोगली लैंड परियोजना वगैरह वाली। चड्डी पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1981 में। इसका स्थान है होशंगाबाद, अब नर्मदापुरम नाम हो गया है उसका। विशेषता क्या है, कृष्ण अमृत काले हिरण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कौन से मिलते हैं, काले हिरण मिलते हैं। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो पूरा आप इसको एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से पढ़ सकते हो। पूरा स्टैटिक अगर आपको पढ़ना है तो खुद से सॉल्व कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और यहाँ पर मुझे आप बता दो कि आपको क्विज या प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की, तो मैं टेलीग्राम पर डाल दिया करूँगी, तो वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो मुझे कमेंट्स में बता देना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1981 में। स्थान क्या है, छतरपुर और पन्ना जिला में। विशेषता क्या है, केन नदी इस उद्यान से बहती है। प्रसिद्धि क्या है, तो यहाँ पर सरीसृप पार्क है। कौन सा पार्क है, सरीसृप रेप्टाइल पार्क। कहाँ पर है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1981 में। स्थान कहाँ पर है, सीधी जिला, सीधी सिंगरौली में पड़ता है। पुराना नाम क्या था इसका, डुबरी, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहा जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1958 में। स्थान क्या है, शिवपुरी जिला। विशेषता क्या है, इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, जॉर्ज कैसल भवन है। जॉर्ज कैसल भवन कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। और यही 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1958 में। सबसे पहला क्वेश्चन यही था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1979 में। भोपाल शहर के भीतर है ये। तो ये जू है, जू कम नेशनल पार्क है, और यहाँ पर सर्प पार्क है। अब कंफ्यूज मत होना, सरीसृप पार्क कहाँ था, रेप्टाइल पार्क पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, और सर्प पार्क कहाँ पर है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, फॉसिल नेशनल पार्क, धार जिले में पड़ता है ये। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। कितना है, 0.27 स्क्वायर किलोमीटर्स, बस इतना छोटा है। मध्य प्रदेश के टाइगर प्रोजेक्ट भी देख लो। कान्हा टाइगर रिजर्व कब बना था, 1973-74 में। बांधवगढ़ को टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया, 1993 में। पेंच को 1992-93 में शामिल किया गया। सतपुड़ा को 1999-2000 में शामिल किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व 1994-95 में। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व को 2008 में, और रातापानी को 2012 में शामिल किया गया। तो ये सब याद रखना फैक्ट्स, एक बार पीडीएफ से पढ़ लेना तो आपको याद हो जाएगा। अब देखो, अटेर का किला निम्न में से किस वर्ष के दौरान बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1664 से 1668 के बीच में अटेर का किला बनाया गया था। और देखो, अटेर का किला कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो फिर से कौन सा, एमपी जीके का ही क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है, तो अटेर का किला 1664 से 68 के बीच में बनाया गया था। तो मध्य प्रदेश के किलों से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पढ़ लेना। और नाम क्या है अटेर का किला, कहाँ पर है? भिंड जिले में पड़ता है। कहाँ पर है? भिंड जिले में। निर्माण काल 1664 से 68 के बीच में बनाया गया था। बदन सिंह, मेहताब सिंह, भगत सिंह भदौरिया वंश के थे, इन्होंने बनाया था। शैली कौन सी शैली में बना है ये? मुगल राजपूत स्थापत्य शैली में। मुगल राजपूत स्थापत्य शैली में अटेर के किले का निर्माण किया गया। विशेषता क्या है? तो चंबल नदी के किनारे है, कई महलों वाला विशाल किला है और वर्तमान में एएसआई के संरक्षण में है और पर्यटन स्थल है। तो मध्य प्रदेश के और भी जो इम्पोर्टेंट किले हैं उनके बारे में आप पढ़ लेना। यहाँ पर देख लो, बता देती हूँ मैं एक बार। जैसे ग्वालियर का किला है, कहाँ पर है? ग्वालियर में है। राजा सूरत सेन ने बनवाया था लगभग 8वीं शताब्दी में। ठीक है, इसका उपनाम क्या है? भारत का जिब्राल्टर। भारत का जिब्राल्टर कौन से किले को कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। असीरगढ़ का किला इंपॉर्टेंट है, बुरहानपुर जिला में पड़ता है। बनवाया था आसा अहीर ने बनवाया था, असीरगढ़ के राजा थे। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? असीरगढ़ के किले को। अहमद शाह अब्दाली और अकबर से जुड़ा ये ऐतिहासिक स्थल है ना, अकबर से रिलेटेड है, तो याद रखना। और देखो ये जो एमपी जीके है, ये सारी चीज़ें एमपी की दूसरे एग्जाम में भी आपको काम आएगा, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संभाग में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? अगेन एमपी जीके का क्वेश्चन है, मतलब एमपी जीके इंपॉर्टेंट है तो आपको पढ़ना है। ठीक है, 14 में से 3 क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में एमपी जीके के आ गए। किस संभाग में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? खंडवा में, जबलपुर, सतना या नर्मदापुरम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जबलपुर संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं। मैं आपको बता देती हूँ कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं। मध्य प्रदेश के संभाग और जिले, तो कुल 10 संभाग है और कुल 55 जिले हैं। भोपाल संभाग में भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा और राजगढ़ जिले आते हैं। इंदौर संभाग में इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर जिले आते हैं। उज्जैन संभाग में उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगरमालवा जिले आते हैं। ग्वालियर संभाग में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर ये जिले आते हैं, 6 जिले। चंबल संभाग में भिंड, मुरैना, श्योपुर 3 जिले आते हैं। सागर संभाग में सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी 2018 में बना था, याद रखना। ठीक है, रीवा संभाग में रीवा, सिंगरौली, सतना, सीधी, मैहर अभी नया जिला बना है। इसके साथ ही एक और मिस हो गया, यहाँ पर 6 जिले हैं इसमें। ठीक है, रीवा से अलग होके एक मऊगंज बना है, तो नोट डाउन कर लेना। कौन सा जिला बना था? मऊगंज, रीवा से अलग होके। और मैहर बना है सतना से अलग होके। सतना से अलग होके मैहर बना है और रीवा से अलग होके मऊगंज बना है। ठीक है, शहडोल संभाग में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर 3 जिले आते हैं। जबलपुर संभाग में जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, सिवनी, मंडला, बालाघाट ये सभी जिले आते हैं। नर्मदापुरम संभाग में इसका पहले नाम होशंगाबाद संभाग था। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा ये सभी जिले इसमें आते हैं। और कुछ मिस हो गया होगा तो मैं ऐड कर दूंगी। अगस्त 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाजी केवी। 2024 के अनुसार, 2024 में आया था ये क्वेश्चन, तो 2024 का पूछा है, तो आपको करंट अफेयर्स 2025 के पढ़ने हैं अब। ठीक है, तो शाजी केवी इसके नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नाबार्ड के बारे में देख लो, फुल नेम क्या है इसका? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना इसकी हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। स्थापना का आधार क्या था? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। समिति याद रखना, पूछ लेते हैं। शिवरमन समिति की सिफारिश पर। आरबीआई और भारत सरकार के सहयोग से गठित है और उसके वर्तमान अभी भी 2025 में भी अध्यक्ष शाजी केवी ही है, चेंज नहीं हुए हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मार्च 2024 में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2024 के एग्जाम में आया था, तो 2024 का इसमें नियुक्ति पूछी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल सिंह। अब नहीं आएगा ये, अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और आपको 2025 की नियुक्ति, आप देखो PYQ से आपको क्या समझ में आया कि आपको 2025 में जो नियुक्तियां हुई है वो आपको पढ़नी है। 2024 की नियुक्ति पूछी थी,
2024 के एग्ज़ाम में, तो अब 2025 के एग्ज़ाम में 2025 की नियुक्तियाँ पूछेंगे, तो आपको नियुक्तियाँ अच्छे से याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, किस भारतीय राज्य में सावित्रीबाई फूले की जयंती पर साइबर सेफ विमेन पहल की शुरुआत हुई थी? तो देखो, सावित्रीबाई फूले, थोड़ा सा अपनी बुद्धि का यूज़ करके भी आंसर को निकाल सकते हो। कहाँ से थी ये? महाराष्ट्र से थी, तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र में ये योजना शुरू की गई होगी। PYQ से आपको समझ में आया होगा कि एक तो जनरल नॉलेज में आपको MP के क्वेश्चन पूछे गए हैं और करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, नियुक्तियाँ, योजनाएं, स्कीम्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको पढ़ना है। 2025 के करंट अफेयर्स पढ़ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जनवरी तो मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये नहीं आएंगे, अब वो स्टैटिक वाला पढ़ लेना, करंट अफेयर्स नहीं काम के 2024 के। जनवरी 2024 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी क्वालिफाइंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई? तो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ लेना। तो ये हुई थी रांची में, ऑप्शन डी रांची इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेजबानी करेगा? है ना, उससे भी ये स्पोर्ट्स का ही आया था, ये भी स्पोर्ट्स का ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। 2025 का आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में से किसने 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए अन्नपूर्णा देवी इसका आंसर हो जाएगा। आपको 2025 के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, बार बार बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, इसमें 2024 के 3-4 क्वेश्चन आ गए करंट अफेयर्स से, MPG के करंट अफेयर्स, तो MPG के करना अच्छे से और करंट अफेयर्स पढ़ लेना 2025 के। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नौसेना ने सितंबर 2024 में किस देश की नौसेना के साथ पनडुब्बी बचाव सहायता सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो साउथ अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा, याद नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? तो इजी है, आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन सी थी? कर्णम मल्लेश्वरी। अब मैं आपको ओलंपिक से पूरा टॉपिक क्लियर कर देती हूँ ओलंपिक का। तो देखो, ओलंपिक खेल विश्व के सबसे प्राचीन, सबसे पुराने हैं और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं हैं, बहुत ऑथेंटिक होते हैं। इनका उद्देश्य क्या है कि खेल के माध्यम से विश्व में शांति, सौहार्द और एकता स्थापित करना है पूरे विश्व में। प्राचीन ओलंपिक की बात करें तो 776 BC में ओलंपिया यूनान में इसकी शुरुआत हुई थी। खेल यूनान के देवता ज्यूस के सम्मान में आयोजित होते थे और 393 ईस्वी में रोमन के सम्राट थियोडोसियस ने इनको बंद करवा दिया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, MPPSC वगैरह में पूछा जा सकता है कभी, ये बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। आधुनिक ओलंपिक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से याद करना। कब स्टार्ट हुए फिर से ओलंपिक गेम्स? 1896 में। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी, लेकिन स्टार्ट कब से हुए? 1896 में, 2 साल बाद। कहाँ पर हुए? एथेंस यूनान में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? पियरे डी कोबर्टिन। आधुनिक ओलंपिक का संचालन करता कौन है? IOC, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जो हर 4 साल में ओलंपिक गेम्स का आयोजन करवाती है। इसका मुख्यालय, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ मिल जाएंगे? लॉजेन स्विट्जरलैंड में, या लुसाने भी बोलते हैं इसको, है ना, तो कुछ भी बोल सकते हैं, लुसाने या लॉजेन। ओलंपिक के प्रतीक देख लो, सिंबल्स देख लो। ओलंपिक ध्वज क्या होता है? 5 जुड़े हुए रंगीन छल्ले, 5 रिंग्स होती है जुड़ी हुई, कौन कौन से कलर की? नीला, पीला, काला, हरा और लाल कलर की 5 रिंग्स होती है, जो कि इसका ध्वज है। प्रतीक 5 महाद्वीपों की एकता, क्या बताते हैं? 5 छल्ले 5 महाद्वीपों की एकता के बारे में बताते हैं। आदर्श वाक्य क्या है इसका ओलंपिक्स का? सीटियस अल्टियस फोर्टियस, मतलब क्या होता है? बहुत तेज, बहुत ऊंचा और बहुत मजबूत। ओलंपिक ज्योति एक मशाल जलाते हैं, तो ग्रीस के ओलंपिया से जलाकर मेजबान देश जहाँ पर भी ऑर्गेनाइज होने वाले हैं ओलंपिक्स, वहाँ तक लाई जाती है। इसका प्रतीक क्या है? शांति, खेल भावना, निरंतरता। भारत के ओलंपिक पदक देखो, अब ये इम्पोर्टेंट है। 1900 से 2024 तक कौन कौन किसने जीते हैं और कौन से गेम में ओलंपिक्स में जीते हैं भारतीयों ने? सबसे पहले 1900 में पेरिस फ्रांस में हुए थे ओलंपिक्स, और सबसे पहले भारत, देखो 1896 में तो ओलंपिक्स होना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन भारत ने सबसे पहली बार कब पार्टिसिपेट किया? 1900 के गेम्स में। नॉर्मन प्रिचर्ड ने जीता था रजत पदक 200 मीटर में। भारत के पहले ओलंपिक पदक देखो 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुए थे, और भारतीय हॉकी टीम ने हमें गोल्ड जिताया था।
ठीक है, भारतीय हॉकी का स्वर्णिम युग प्रारंभ हुआ था यहाँ से। 1932 में लॉस एंजलिस अमेरिका में हुए थे और यहाँ भारतीय हॉकी ने फिर से गोल्ड मेडल जीता था। 1936 बर्लिन जर्मनी में हुए थे और भारतीय हॉकी ने फिर से गोल्ड जीता था। मेजर ध्यानचंद ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 1948 में लंदन यूके में हुए थे, भारतीय हॉकी ने फिर से गोल्ड जीता था। 1952 में हेलेंसिकी फिनलैंड में हुए थे, भारतीय हॉकी ने गोल्ड जीता था। और केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये पहला व्यक्तिगत मेडल था। अभी तक टीम में जीत रहे थे, हॉकी टीम जीत रही थी, लेकिन पहली बार किसी इंडिविजुअल ने किस में जीता, कुश्ती में केडी जाधव ने सबसे पहली बार 1952 के हेलेंसिकी में। 1956 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में भारतीय हॉकी ने फिर से गोल्ड जीता। 1960 रोम इटली में भारतीय हॉकी ने रजत जीता, इस बार सिल्वर मेडल जीता। 1964 में टोक्यो जापान में भारतीय हॉकी ने फिर से गोल्ड मेडल जीता। 1968 मैक्सिको सिटी में हुए थे, भारतीय हॉकी ने कांस्य पदक जीता। 1972 म्यूनिक जर्मनी में हुए थे, भारतीय हॉकी ने कांस्य पदक जीता। 1980 मॉस्को में हुए थे, भारतीय हॉकी ने गोल्ड मेडल जीता। 1996 अटलांटा अमेरिका में हुए थे, लिएंडर पेस ने टेनिस सिंगल्स में कांस्य पदक जीता। 2000 सिडनी में हुए थे, कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। और यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि सबसे पहली महिला कौन सी थी, अभी तक महिला कहीं पर भी नहीं आई थी। सबसे पहली महिला 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता ओलंपिक्स में, पहली भारतीय महिला पदक विजेता। ठीक है, 2004 में एथेंस में हुए थे और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शूटिंग में रजत पदक जीता था। 2008 में बीजिंग चाइना में हुए थे और यहाँ पर अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता, पहली बार किसी ने गोल्ड जीता था इंडिविजुअल ने। ठीक है, तो ये सब याद रखना, पहली बार किसने, कौन सी महिला ने जीता, किस पुरुष ने जीता और गोल्ड किसने सबसे पहले जीता, तो अभिनव बिंद्रा ने इंडिविजुअल। सुशील कुमार ने कुश्ती में जीता कांस्य पदक, विजेंद्र सिंह ने मुक्केबाजी में जीता कांस्य पदक, अभिनव बिंद्रा ने पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। 2012 लंदन में हुए थे, सुशील कुमार कुश्ती में रजत पदक जीता, विजय कुमार शूटिंग में रजत पदक, मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक, साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता, योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता, गगन नारंग ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता। 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुए थे, ब्राजील में, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता और साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। बस ये 2 ही पदक आ पाए थे। 2020-2021 में जो हुए थे, एक साल लेट हो गए थे कोविड की वजह से। नीरज चोपड़ा तो सब जानते होंगे, इन्होंने गोल्ड जीत लिया था भाला फेंक में। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता, रवि दहिया ने कुश्ती में रजत पदक जीता, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता, लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता, बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता बहुत सालों बाद। अब 2024 के देख लो, लेटेस्ट ओलंपिक इम्पॉर्टेंट है। देखो, रजत पदक जीता नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 89.45 मीटर। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में। मनु भाकर और सरबजोत सिंह मिक्स्ड में जीता इन्होंने कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में। स्वप्निल ने जीता कांस्य पदक पुरुष की 50 मीटर राइफल में। इंडिया मेंस हॉकी टीम ने भारत ने स्पेन को हराया 2-1 से। ठीक है, और कांस्य पदक यहाँ पर भी इन्होंने जीता। अमन सहरावत ने पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक जीता। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना, पीडीएफ डाल दूंगी टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो इन सारे फैक्ट्स को। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1998 में। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1998 में। आपको नोबेल प्राइज से बता देती हूँ पूरा, इंडियंस को कब कब मिला था। तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के लिए, उनकी कविताओं का संग्रह था गीतांजलि, उसके लिए मिला था। 1930 में सीवी रमन को मिला था फिजिक्स के लिए, रमन प्रभाव की खोज करी थी उन्होंने, रमन इफेक्ट खोजा था, उसके लिए मिला था। 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला था फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के लिए, अनुवांशिक कोड और प्रोटीन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको समझने के लिए इनको मिला था।
1979 में मदर टेरेसा को मिला था शांति के लिए, पीस के लिए, मानव सेवा और गरीब मजलूमों की मदद के लिए। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के लिए मिला था, तारों की संरचना और विकास संबंधी सिद्धांतों के लिए। 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था, यही क्वेश्चन पूछा गया था, इकोनॉमिक्स के लिए, कल्याण, अर्थशास्त्र, विकास और गरीबी मापन में योगदान देने के लिए। 2009 में वेंकटरमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए मिला था, राइबोसोम के ढांचे और विक्रिया प्रक्रिया को समझाने के लिए। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए मिला था, बच्चों के लिए काम करते हैं, एमपी से। ये तो इम्पॉर्टेंट है, अब देखो ये इम्पॉर्टेंट कर लेना है यहाँ पर इसको, क्योंकि कैलाश सत्यार्थी कहाँ से है, एमपी से है, और एमपी में भी कहाँ से है, तो विदिशा जिले से है। नोट डाउन कर लेना कहाँ से, विदिशा जिले से इनका संबंध है। बाल श्रम और बच्चों की शिक्षा अधिकार को बढ़ावा देने के लिए। 2019 में अभिजीत बैनर्जी को मिला अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। तो देखो इकोनॉमिक्स का पहले भी पूछा गया था, फिर से पूछेंगे अगर, तो अभिजीत बैनर्जी को 2019 में मिला है। गरीबी उन्मूलन हेतु क्षेत्र अनुभव आधारित प्रयोग के लिए। तो ये आप याद कर लेना। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन सी दुमटी मिट्टी इसका आंसर आ जाएगा। मैं मिट्टी आपको बता देती हूँ, भारत और एमपी दोनों की। ये फ़ॉन्ट एक स्लाइड में लाने के चक्कर में बहुत छोटा हो गया है, तो भारत में मिट्टी के, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी मैं, थोड़ा बड़ा फ़ॉन्ट होगा। भारत में मिट्टी के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहली है जलोढ़ मिट्टी, गंगा ब्रह्मपुत्र गंगा के मैदान में पाई जाती है, बहुत उपजाऊ है, गेहूँ चावल के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी तो दक्कन के पठार में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट है काली मिट्टी, और गुजरात में मिलती है, इसलिए यहाँ पे कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा है, क्योंकि कॉटन अच्छा होता है काली मिट्टी में। लाल मिट्टी दक्षिण भारत में मिलती है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका कलर लाल होता है। पर्वतीय मिट्टी तो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेगी, हिमालयी क्षेत्रों में मिलेगी, फलों और चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। दलदली या कछारी मिट्टी तटीय या निचले क्षेत्रों में, जो कोस्टल रीजन से वहाँ पर मिलती है। लेटेराइट मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा वगैरह में मिलती है। लोहा एल्यूमिनियम की अधिकता इसमें होती है। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ देखो तो काली मिट्टी है, और ये पढ़ लेना है ना, सेम वही आएगा। और इम्पॉर्टेंट क्या है, तो मध्य प्रदेश में मेन काली मिट्टी मिलती है। भारत में लोकपाल के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन है, सबसे पहले भारत के लोकपाल कौन बनाए गए थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। तो देखो कुछ भी ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, एमपी के एग्जाम है, ठीक है, ईएसबी व्यापम के एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद करने पड़ेंगे। थोड़ा भी आपको करंट अफेयर्स वगैरह ध्यान होंगे या एमपी जीके वगैरह, इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। अब मैं लोकपाल के बारे में थोड़ा बता देती हूँ आपको। तो देखो लोकपाल क्या होता है, भारत में केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर भ्रष्टाचार निरोधक संगठन, एंटी करप्शन बॉडी, जो प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एक बिल आया था लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013। सेंट्रल लेवल पर देखें तो लोकपाल होता है, और राज्यों में क्या होता है, लोकायुक्त होता है। लागू होने की तिथि क्या है, 16 जनवरी 2014। यह अधिनियम केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था करता है, जो मैंने आपको बता ही दिया है। संरचना क्या होती है, तो एक अध्यक्ष होता है इसका, सबसे पहले अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष बनाए गए थे, मैंने आपको बताया, क्वेश्चन वही पूछा गया था। और अधिकतम मैक्सिमम इसके 8 मेंबर, 8 सदस्य होते हैं। सदस्यों में 50% न्यायिक सदस्य होना अनिवार्य है ना, कुल 8 सदस्य, उसमें से 50% न्यायिक सदस्य होने चाहिए, और 50% अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिला, अल्पसंख्यक समुदाय से होने चाहिए। लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो एक समिति बनती है, कमेटी बनती है, वो लोकपाल की नियुक्ति करते हैं। समिति में कौन कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो उस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसमें होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, अपोजिशन लीडर होता है, मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित न्यायाधीश कोई होता है, और एक मुख्य न्यायविद जो न्याय के बारे में जानकारी रखता हो। कार्य क्या होता है, तो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना, सीबीआई को जांच के निर्देश देना, आरोप सिद्ध होने पर सिफारिश देना, सरकारी अधिकारी, मंत्री, सांसदों के खिलाफ कार्यवाही की अनुशंसा करना, ये इनके कार्य होते हैं। पहले लोकपाल कौन थे, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, यही क्वेश्चन पूछा गया था, और भारत के पहले लोकपाल नियुक्त हुए थे 2019 में। राज्यों में लोकायुक्त कौन है, तो प्रत्येक राज्य में लोकपाल जैसा ही संस्थान होता है, उसको लोकायुक्त बोलते हैं राज्यों के लिए। जैसे मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन 1981 में स्थापित हुआ था, याद रखना मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट है, 1981 में।
वर्तमान में देखो, वर्तमान में लोकपाल कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर है। और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त कौन है? सत्येंद्र कुमार सिंह है। तो याद रखना। अभी देखो चेंज हो गए हो तो एक बार चेक कर लेना इसको। बाकी तो यही है अभी करंट में जहाँ तक मैंने देखा है। तो ये 14 क्वेश्चन पूछे गए थे एमपी ग्रुप 3 2024 के एग्जाम में। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपनी तैयारी आप कर सकते हो। और इसके अलावा मैं सारे लेकर आऊँगी, पार्ट ए में जितने भी सब्जेक्ट आए हैं वो सब लेकर आऊँगी, और पार्ट बी के स्पेशली लेकर आऊँगी क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट तो उसी में है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर वगैरह किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसी के थ्रू अपना पूरा हम टॉपिक्स भी कवर कर लेंगे, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। और पीडीएफ का मैंने बता ही दिया है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। और ये तरीका कैसा लगा आपको, और कुछ चेंज करना है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कुछ और ऐड करना है, कुछ हटाना है तो वो आप बता सकते हो, हम चेंज कर लेंगे। आपको ही पढ़ना है तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसे ही हम वीडियोस बनाएंगे। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि और भी लेक्चर्स आने वाले हैं। यही PYQ सीरीज़ हम लेकर आएंगे, पूरी कंप्लीट करेंगे इसको एग्ज़ाम तक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।